चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को जान लेते हैं। नंबर सिस्टम जो आप लोग पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग को याद होगा। तो यदि नहीं भी याद होगा तो हम लोग अभी फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को थोड़ा पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे युक्ल विभाजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। तो देखो, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं या फिर प्राकृत संख्या क्या होते हैं। तो प्राकृत संख्या वो संख्या होते हैं जिसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, गिनती के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को गिनने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे हम लोग बचपन में गिनना शुरू किए तो कहाँ से गिनना शुरू किए थे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनना शुरू किए थे ना। तो वो संख्या जिसको हम लोग गिनने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो वो कौन कौन से संख्या हो जाएंगे, तो हम लोग का 1 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब उसके बाद आता है पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या मतलब उसको बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होते हैं, तो पूर्ण संख्या वही संख्या होते हैं जो प्राकृत संख्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जीरो लगा रहता है एक्स्ट्रा। केवल जीरो को मिला दो एक्स्ट्रा तो ठीक है, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या ही है, बस पूर्ण संख्या में क्या रहता है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थर्ड होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक क्या होते हैं, आपका सारे प्राकृत संख्या को कर दो, सारे पूर्ण संख्या को कर दो या फिर प्राकृत बोलो, उसके साथ साथ में इसका ऋणात्मक वाला को भी कर दो। ठीक है, इसका ऋणात्मक भी आ जाएंगे तो ये आपके होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में गया, ये पूर्ण संख्या होते हैं जहाँ से जीरो से धनात्मक की ओर जाएगा। लेकिन जब हम लोग पूर्णांक की बात करेंगे तो उसमें ऋणात्मक संख्या भी आते हैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्या भी आते हैं, इसीलिए हम लोग का जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक को अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। यहाँ से इसको बोलेंगे, देखो इधर क्या है, 1 2 3 4 सब किस में है, धनात्मक में है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर इधर क्या है, माइनस है, तो इसको माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जीरो का हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो को क्या बोलेंगे, तो जीरो क्या आता है, ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है, और ना ही क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, पूर्णांक तक समझ गए। अब पूर्ण संख्या पढ़ लिए, पूर्णांक पढ़ लिए, इसके बाद आता है क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। ठीक है, परिमेय संख्या आता है। तो परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो यहाँ पे परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या संख्या होते हैं, तो परिमेय संख्या नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या संख्या होते हैं, तो परिमेय संख्या वो संख्या होते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्या है, P और Q क्या है, Q क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, और Q जीरो के बराबर केवल नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ध्यान समझ पे। परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे समझ लो कि 1/2 क्या है, P/Q के रूप में है, जहाँ पे P बराबर कितना है, 1 है, और Q बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक परिमेय संख्या बोलेंगे। तो परिमेय संख्या क्या संख्या होते हैं, कि वो संख्या होते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होगा, दोनों पूर्णांक होगा। पूर्णांक संख्या में खोजो तो 1 और 2 दोनों पूर्णांक संख्या में मिल जाएंगे। 1 और 2 मतलब क्या होगा, 1 और 2 क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q बराबर कितना है, 2 है, तो Q को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो वो संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और आगे हम लोग परिमेय संख्या को अच्छे से फिर से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोग परिमेय संख्या को और अच्छे से पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग को बात करना है, तो आगे हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब देखो, परिमेय संख्या तो हो गया आपका। अब अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा होगा ना। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, तो वैसे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, तो √2 है, √3 है, और यहाँ पे पाई है। ये सब क्या है, P/Q के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं अब। चलिए, तो हम लोग क्या देख चुके थे, परिमेय संख्या देख चुके थे, अपरिमेय संख्या देख चुके थे। अब आगे हम थोड़ा सा कुछ अलग संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब संख्या है ना, ये सब जरूरत होगा हम लोग जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे या फिर आगे जब पढ़ाई करेंगे ना इसका, तो ये सब सारी संख्या का हम लोग को अच्छे से जानकारी होना जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसके बाद होता है कि भाज्य संख्या होता है। अब भाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। अब भाज्य संख्या, इसका नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या में जैसे कौन सा आ जाएंगे, ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 6, 12, 10, ये सब भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्यों बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको हम लोग भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, तो 2 होता है। इसको भी क्या 3 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरी इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड, तो 4 को हम लोग 2 गुनी 1 भी कर सकते हैं। तो वो सारी संख्या जिसको हम भाग दे सकते हैं, सिंपल सा समझो, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, जिसको हम भाग दे सकते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे, जिसको हम भाग नहीं दे सकते हैं, है ना। वैसे संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या में बोलता है कि एक से ज़्यादा वो संख्या जिसको हम, ठीक है, जिसको हम भाग नहीं दे सकते हैं कोई भी संख्या से, या फिर बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि जिसका गुणनखंड जो होता है वो केवल 1 होता है और खुद होता है, ठीक है। 1 होता है और खुद वो संख्या होता है, 1 से ज़्यादा। तो ध्यान देना यहाँ पे, अभाज्य संख्या में क्या उदाहरण हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 19 हो गया। अब ऐसे करके बढ़ जाएगा। अब ये सारी संख्या को ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि 1 से ज़्यादा 2 होता है। अब 2 को करोगे तो 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो खुद एक 2 होगा, इसका गुणनखंड, और 1 होगा, तो इसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। गुना करने पे 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 का गुणनखंड क्या हो गया, एक 1 हो गया, और एक क्या हो गया, 2 हो गया, एक स्वयं खुद हो गया। और 3 का भी गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुनी 1 ही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 3 का गुणनखंड स्वयं एक 3 है, और कौन सा है, 1 है। तो मैंने अभाज्य संख्या में वही बताया था कि उसका गुणनखंड जब भी निकालेंगे तो एक तो खुद होगा, और एक क्या होगा, एक होगा, और एक तो सबके साथ ही होता है, ठीक है। तो उसका गुणनखंड केवल 1 और स्वयं होगा। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, मतलब उसको भाग नहीं दे सकते हैं। इस संख्या में तुम ध्यान से देखोगे तो कोई भी संख्या इसका भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, किसी का पहाड़ा में ये संख्या नहीं आता है। आता है क्या, नहीं आता है। ये तो खुद का पहाड़ा में आएगा, नहीं तो किसी का भी नहीं आता है। वैसे ही 5 को ले लो, 5 का भी गुणनखंड करेंगे तो 5 गुनी 1 ही होता है। 7 का भी गुणनखंड करेंगे तो 7 गुनी कितना होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब वो सारे संख्या जिसका गुणनखंड एक तो स्वयं होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। तो वैसे संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, प्राइम्स नंबर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। को से ही याद आ रहा है, को मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, कपल होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। तो को प्राइम नंबर होता है, मतलब प्राइम नंबर का कपल बोलेगा। तो प्राइम नंबर का कपल जैसे एग्जांपल ले लो, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो ये 2 और 3 नंबर को हम लोग को प्राइम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुनी कितना आएगा, 1। इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुनी कितना होगा, 1, ठीक है। अब ध्यान दो, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे HCF के बारे में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ HCF क्या है, वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे देखना, इसका देखो, सबसे बड़ा संख्या जो दोनों में सेम हो, कॉमन हो,
तो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो सबसे बड़ा संख्या एक ही तो है यहाँ पे जो दोनों में है, तो इसको हम लोग HCF बोलते हैं, इसका एक हो जाएगा। ठीक है, HCF क्या होगा, एक होगा। अब ध्यान से समझो इसका क्या परिभाषा होता है, सअभाज्य संख्या का, उसको ध्यान समझो यहाँ पे। तो वैसे दो संख्या जिसका HCF जब निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो HCF जब निकालेंगे तो उसका HCF केवल 1 होगा। ठीक है, उसका HCF क्या होगा, एक होगा। सबसे बड़ा HCF क्या होगा, उसका एक होगा। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलो होप नंबर सिस्टम सारे समझ में आ गया होगा इतना सा। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका मेन पार्ट को, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है उसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को आगे क्या करते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, एक परिमिका है जिसमें क्या बोलता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक, आप हम लोग धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़े हैं, तो दो धनात्मक पूर्णांक A और B है, B दिया रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान होते हैं कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं। जहाँ पे क्या होगा, R जो होगा, ये वाला R जो होगा वो 0 से बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या और क्या होना चाहिए, B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बोलता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, मुझे पता है यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन आगे मैं क्या करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक, ध्यान समझते हैं इसको आधा आधा करके। दो धनात्मक पूर्णांक क्या दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिया हुआ है, तो समझ लेते हैं हम लोग A और B। और A और B क्या होना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लोग पूर्णांक के बारे में देखे थे, तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ शुरू होता था, 1 से ना, 1 से 2 3 इधर आगे जाता था। ठीक है, ऐसे धनात्मक पूर्णांक होता था। तो यहाँ पे बोलता है कि A और B एक ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक है, A और B है। सपोज करो A और B को कुछ हम लोग ले लेते हैं, A को हम लोग ले लेते हैं, चलो क्या ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। हाँ 25 ले लो, और B को ले लेते हैं 6। ठीक है, अब ध्यान दो, समझो चीज़ को यहाँ पे ध्यान से। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका बेनिफिट्स है, क्यों पढ़ते हैं, क्या निकालने के लिए पढ़ते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका क्या होता है, कि क्या होता है उसको समझते हैं चीज़ को। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर एक ऐसे अद्वितीय पूर्णांक। अब अद्वितीय पूर्णांक का मतलब क्या होता है उसको मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद में। अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो R होगा, ये वाला R होगा, वो या तो 0 से बराबर होगा, या क्या होगा, बड़ा होगा, और B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। अब हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए ना, ये सिंपल सा ये वाला है, इसको क्या करो, भाग दे दो। अब किसको भाग दोगे, तो 6 से जाएगा ना भाग, 6 से किसको दोगे, 25 को दोगे, 25 को। ध्यान से समझना चीज़ को। हम लोग 6 को 25 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब हम यहाँ पे 6 को क्यों लिए, ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला को ही भाग देंगे ना छोटा से। तो हम लोग क्या किए, 25 को 6 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। कितना बार जाएगा, 6 चौके कितना होता है, 24। 6 चौके कितना होता है, 24। 24 के बाद इधर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हम लोग इसमें क्या बोलते, भाज्य बोलते थे ना, और इधर जो रहता था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो इस चीज़ को, ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ से ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 25 बराबर 6 गुनी 4 प्लस कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसको भी करके देखो, इधर कितना है, 25 है, तो बराबर है, तो इसका भी 25 आना चाहिए ना इसको करने पे। तो पहले इसको गुना करो, 6 से हो गया 24, 24 में 1 जोड़ने पे कितना आएगा, 25। मतलब क्या है, इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, तो हम लोग 25 को ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये कैसे क्या हो गया, तो ये क्या है, हम लोग का भाज्य है। तो इसको हम लोग, आप लोग पढ़े भी होंगे इस चीज़ को। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुनी कितना होता है, फल होता है, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होते हैं, शेषफल होते हैं। ये आप लोग पढ़े भी होंगे। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से इस चीज़ को देखो, ए और बी, ए की जगह हमने क्या लिया था 25 और बी की जगह में क्या लिया था ये। अब इसको सेम वही चीज़ को लिखो, तो ए 25 था, भाजक ये था हम लोग का क्या था, ये बी था। अब भागफल को बोल देते हैं मैंने क्यू बोल देते हैं क्यू, और शेषफल को बोल देता है मैंने आर। तो यहाँ पे देखो भागफल की जगह में कितना है क्यू, तो क्यू हो गया, प्लस आर देखो यहाँ पे कितना है आर है। तो यही चीज़ तो है, सेम चीज़ तो है यहाँ पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब क्या है, भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल ही तो है। ठीक है, वही चीज़ तो है। अब यहाँ पे बोला है इस चीज़ को कंडीशन हो दिया हुआ है, उस चीज़ को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंस। यहाँ पे क्या हुआ है कि 0 से बड़ा होना चाहिए आर को और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हमेशा ये होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाला आर बराबर कितना है, आर बराबर 1 है। ठीक है, तो आर बराबर 1 है लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे बी कितना है, 6 है, तो 6 से ये छोटा ही तो है, 6 से छोटा ही तो है। ये यहाँ पे मतलब क्या कर रहा है, कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया इसका आपका ठीक है, ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन परिमिका हो गया। ठीक है, अब इसको क्यों यूज करते हैं तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्यों यूज करते हैं देखने से पहले क्या करते हैं ना, एक हम लोग HCF क्या होता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है उसको देखते हैं, उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग इसका यूज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी दो संख्या का HCF मतलब HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे बोलते हैं। आप लोग लासा और मासा पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे मासा हो जाएगा। ठीक है, HCF जो होता है वो क्या होता है, मासा होता है। तो हम लोग इस यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग क्या करेंगे, मासा निकालने के लिए करेंगे, मतलब कि HCF निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि HCF क्या होता है। ठीक है, तो वो चीज़ को देखते हैं। चलो अब HCF को देखते हैं, HCF क्या होता है। तो HCF क्या होता है उसका बोलते हैं, तो बस फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि HCF एक ऐसा एक पूर्ण संख्या है जो क्या करता है, ऐसा एक पूर्ण संख्या है जो कि सबसे बड़ा उसका क्या होता है, फैक्टर होता है, जो दोनों को पूरी क्या कर देगा, भाग दे देगा। अब यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को समझो। सबसे पहले एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग चलो किसका निकालते हैं ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 20 का, और किसका निकालते हैं 4 का। ये दोनों संख्या का हाईएस्ट HCF क्या होगा निकालते हैं, HCF क्या होता है निकालते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है इसका। तो HCF निकालने से पहले ना इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। चलो गुणनखंड करते हैं, इसका 20 का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, 2 गुनी कितना हो जाएगा, 2 गुनी, फिर यहाँ पे 10 2 गुनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। इसका गुणनखंड ऐसे होगा ना, यहाँ पे ऐसे करते हैं इसको, सबसे छोटा 2 से जाएगा, फिर यहाँ पे 10 बचेगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 बचेगा, तो 2 गुनी 5। इसका आगे गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो ये इसका गुणनखंड हम लोग निकाल लिया। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या निकाल लिया। अब एक करते हैं किसका, तो एक 4 का करते हैं। ठीक है, 4 का, तो 4 का भी गुणनखंड निकालोगे तो 4 को क्या लिखोगे, 2 गुनी 2 ही तो लिखोगे। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुनी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुनी 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से चीज़ को समझना, HCF क्या होता है उसको समझ रहे हैं। तो अब देखो दोनों का हम लोग गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद अब देखो यहाँ पे बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए। इसका मतलब होता है दोनों में होना चाहिए। ठीक है, कॉमन मतलब होता है कि दोनों में सेम चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलता है देखो कॉमन कौन कौन सा है, एक 2 है, यहाँ भी 2 है ना, लेकिन और भी कॉमन है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है ना, 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मतलब कॉमन तो मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ये हाईएस्ट बोला है, तो हाईएस्ट ये भी तो कॉमन है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 ये भी तो कॉमन हो गया ना, तो 4 गुनी 5 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। अब देखो गुनी 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन कौन सा हाईएस्ट है, तो 4 हाईएस्ट कॉमन है। यहाँ भी देखो दोनों में क्या है, तो 4 है, और सबसे क्या है, बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज़ है ना, इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ये सारे चीज़ को 20 का फैक्टर बोलेंगे, 20 का फैक्टर बोलेंगे। अब देखो अब HCF क्या बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलता है, मतलब कि ये दोनों में से हम लोग HCF निकाल रहे हैं, तो उसका जो हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा वाला जो दोनों में है, सबसे बड़ा वाला जो दोनों में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, HCF बोलेंगे। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, इसका दोनों का 4 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 4 का क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब HCF का एक खासियत ये होता है कि यदि आप उसको भाग देने जाइएगा, जिसका भी HCF निकला है, 20 का निकला है, तो यहाँ पे 20 है, उसके बाद HCF से भाग दे रहे हैं, तो HCF कितना आ रहा है, 4। तो इसको भाग दो, 4 बचे क्या होता है, 20। फिर कितना है, 4 का HCF भी 4 है, तो 4/4। तो इसको भी काटोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा।
मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों संख्या को, ये 20 को और 4 को, ये दोनों संख्या को उसका HCF जो है वो पूरा पूरी क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। क्या कर रहा है, पूरा पूरी उसको क्या कर दे रहा है, भाग दे रहा है। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो दो धनात्मक पूर्णांक A और B, अब A और B यहाँ पे 20 और 4 है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या D है। पूर्णांक संख्या D मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। सबसे बड़ा वो है जो A और B दोनों को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। पूर्णतः क्या करता है, वहाँ पे विभाजित करता है। तो वो संख्या को, वो A और B संख्या का क्या बोलेंगे हम लोग, HCF बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। तो आई होप HCF समझ में आ रहा होगा। चलिए और एग्जांपल देखेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। बस ये याद रखना है कि HCF वो संख्या होते हैं, दो संख्या का HCF वो होते हैं जो उसको पूरा पूरी क्या कर देगा, भाग दे देगा। और सबसे बड़ा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ तक इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब चलो यूक्लिड विभाजन परिमिका से कैसे हम लोग HCF निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए अब कोई भी HCF कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई भी यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके उसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ध्यान दो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या बोलता है हम लोग का कि A और B क्या है, दो पूर्णांक संख्या है। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R के बराबर में लिख सकते हैं बोला है। जहाँ पे R जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर क्या होगा, B से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये हम लोग का बोलता है यूक्लिड विभाजन परिमिका। तो हम लोग को यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके निकालना है यहाँ पे इसका HCF। तो HCF निकालने का हम लोग एक तरीके जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में मैंने 20 और 4 का निकाला था, गुणनखंड करके वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निकालते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके कैसे हम लोग उसका HCF निकालते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या बोलता है कि A और B दो पूर्णांक संख्या है। तो A और B यहाँ पे क्या है, दो पूर्णांक संख्या। कौन कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे A बराबर कितना है, 455 है, और B बराबर कितना है, तो B बराबर कितना है आपका 42 है। ठीक है, तो A और दो पूर्णांक संख्या मिल गया, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल ही तो है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो संख्या तो दे देगा, लेकिन किसको A लेंगे किसको B लेंगे, तो उसको ध्यान से सुनो। जो बड़ा संख्या होता है ना, जो बड़ा संख्या होता है उसको A लेते हैं, छोटा को क्या लेते हैं, B लेते हैं। अब बड़ा संख्या ये है तो किसको हम लोग भाग देंगे, तो 42 को भाग देंगे इससे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने दे दिया 42 को भाग किससे दे रहा है, तो इससे दे रहा है। ठीक है, अब कैसे भाग देते हैं, तो यहाँ पे 42 है, तो यहाँ पे दो संख्या लेंगे तो 45 है जो कि 42 से बड़ा है, तो ये भाग दे सकते हैं। तो कितना बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 42 का 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे कितना आएगा, 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या आ गया, भाज्य बराबर भाजक ये हो गया, भागफल इतना हो गया, शेषफल हो गया। अब इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ा कौन सा था, 45 था ना, 455 था सॉरी, बराबर B कितना था, तो 42 था। ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे जैसे लिखा हुआ मैं वैसे लिखता हूँ। फिर इसको भाग देने पर हम लोग का Q बराबर कितना है, Q कितना आया हमें यहाँ पे 1 आया है। तो गुना यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस ये शेषफल था ना R, तो शेषफल कितना है 35। यहाँ पे कितना, ये कितना लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया। क्या हो गया, हम लोग का पहला स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब किसको हम लोग HCF बोलेंगे, अभी पहले ध्यान देते जाओ इसको कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, ये R बराबर कितना है, तो 35 है, 35 जो कि 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, और B से छोटा होना चाहिए। तो B कितना है, 42 है। तो यहाँ तो इसको फॉलो कर रहा है ना, 35 कितना है, 42 से छोटा भी है और 0 से बड़ा भी है, तो यहाँ भी फॉलो कर रहा है। अब देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, कब तक इसको करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक कि यहाँ पे इसका शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका शेषफल देखो, ये 0 नहीं आया ना, इसका शेषफल 0 नहीं आया। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे कि इसको A मानेंगे, इसको A मानेंगे, मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके जगह में 42 को यहाँ खींच के लाओ और 35 को कहाँ लेके जाओ, इसके जगह में। तो यहाँ पे 35 आ गया। ठीक है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कर लिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम लोग फिर से कर रहे हैं। अब फिर से करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 42B था अब वो A बन जाएगा,
और जो r था वो क्या बन जाएगा आपका b बन जाएगा। मतलब सिंपल सा है, इसको हम लोग यहाँ ले आए और इसको हम लोग यहाँ ले आए, ये समझो। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे तो a हो गया आपका 42, मतलब a हो गया आपका 42, तो यहाँ पे 42 यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अलग से मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको भाग देते हैं तो एक क्या होता है 35 को भाग देना है हम लोग को 42 को भाग देना है 35 से। अब इसमें पहला बोलो तो ये भी एक ही बार जाएगा, तो 35 का कितना होगा 35। अब 35 में 42 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। अब यहाँ पे कितना है ये तो लिखा गया, तो यहाँ पे क्यू बराबर, क्यू कौन सा होता है तो भागफल होता है, तो यहाँ पे फिर से आया 1 प्लस शेषफल कितना बचा हुआ है 7, तो यहाँ पे कितना हुआ है 7 आया। अब यहाँ पे ये शेषफल 0 हुआ क्या, नहीं हुआ ना, यहाँ पे शेषफल क्या हुआ 0 नहीं हुआ, तो शेषफल 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी चेक करके देखते हैं। ये 7 जो है r का बात करता है तो यहाँ पे 7 है, तो 7 भी 0 से बड़ा है और किससे छोटा है तो b से छोटा होना चाहिए, मतलब 35 से यहाँ भी क्या है छोटा है, तो यहाँ भी सही है। ठीक है, यहाँ भी यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर लिया। यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको लेना शुरू करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 35 यहाँ पे आ जाएगा, 35 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर 7 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 35 को 7 से क्या करेंगे भाग देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे अब लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर रहे हैं, तो 7 से भाग देंगे किसको 35 से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 7 बचे कितना होता है 35, अब इसका शेषफल कितना बचा 0। अब यहाँ पे कितना आएगा, इसका भागफल कितना आया तो 5 आया, तो भागफल कितना है 5 आया, प्लस ये यहाँ पे कितना बचा शेषफल तो 0 बचा। अब हम लोग का क्या हुआ कि इसका शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग आगे नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्टॉप करने के बाद हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे, ये दोनों संख्या का क्या कर रहे थे HCF कर रहे थे। ठीक है, HCF करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किया हम लोग ने, और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रयोग करते करते आए और यहाँ पे इसका शेषफल कितना हो गया 0। ठीक है, अब जब भी 0 हुआ तो ये b के प्लेस में है, ध्यान से सुनो, ये b के जगह में है, उसको ही तो हम लोग HCF बोलते हैं, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका HCF कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए कौन कौन सा संख्या है 4 5 5 और कौन सा संख्या है 42 का HCF कितना है तो 7 है बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 7 है बोलेंगे। तो ये हम लोग का होता है, एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या करना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग इसको क्या किए HCF निकालें। ठीक है, तो ये एक मेथड है HCF निकालने का। तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय है उसको बस हम लोग HCF निकालने के लिए हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बनता है क्वेश्चन का। अब देखो एक चीज़ जनरल, हम लोग 2 तरीका जानते हैं ना HCF निकालने का। एक क्या जानते हैं, गुणनखंड विधि से जानते हैं। क्या जानते हैं, गुणनखंड विधि से जानते हैं। ये हमें मिटा देता हूँ इसको। तो हम लोग गुणनखंड विधि से जानते हैं, एक सिंपल सा होता है। तो गुणनखंड किसका करेंगे हम लोग 4 और 5 का गुणनखंड करके देखते हैं, और किसका करेंगे 42 का करेंगे। जो मैंने 20 और 4 के बारे में बताया था हम लोग इसका गुणनखंड करना शुरू करते हैं। 4 5 5 इसका गुणनखंड करो। यहाँ पे क्या है, सम संख्या नहीं है तो यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 का 3, 3 पचे 15 नहीं जाएगा, 3 से 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से लेते हैं सीधे। तो 5 9 45, 5 एका 5। अब कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9 नहीं जाएगा, तो अब कितना से जाएगा 7 से जाएगा। 7 से देखते हैं, तो 7 एका 7, 9 में पढ़ा बोले 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिखा है। 7 तिया कितना होता है 21, मतलब कितना है इसका गुणनखंड। अब 13 का तो नहीं जाएगा ना, गुणनखंड इसका कितना है 7 गुनी 5 गुनी 7 गुनी 13 आ गया। तो 5 गुनी 7 गुनी कितना आ गया 13 आ गया। अब ध्यान से देना है, देखना यहाँ पे। अब हमने उसका गुणनखंड कर लिया था, अब हम लोग 42 का तो भी करेंगे ना गुणनखंड। 42 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से जाएगा, सबसे छोटा वाला से पहले लो। तो 2 दूना 4, 2 एका 2, 21 हो गया। फिर 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा जाएगा, तीनों सत्य कितना होता है 21 होता है। तो 42 का गुणनखंड कितना आया 2 गुनी 3 गुनी कितना आया 7 आया। 2 गुनी 3 गुनी 7 आया। अब दोनों का गुणनखंड को ध्यान से देखो, दोनों का गुणनखंड को 5 है 7 है 13 है। 42 का कितना है 2 है 3 है और 7 है। अब इसका HCF क्या बोलता है कि सबसे बड़ा गुणनखंड, मतलब इसका गुणनखंड में सबसे बड़ा जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में से कौन सा ऐसे सबसे बड़ा है जो दोनों में दिख रहा है आपको, तो कौन सा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो 5 दोनों में है क्या, नहीं है ना। 2 दोनों में है क्या, नहीं है ना। 3 दोनों में है, नहीं है।
13 दोनों में है नहीं, दोनों में नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे 7 को, 7 एक सबसे बड़ा ऐसे संख्या है जो कि क्या है, दोनों में आपको मिल रहा है, दोनों में आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो हम लोग इसका HCF क्या बोलेंगे, तो इससे यहाँ से भी क्या निकलेगा आपका 7 निकलेगा। ठीक है, तो HCF यहाँ से भी आपका 7 निकलेगा। तो ये दोनों मेथड होता है आपको HCF ज्ञात करने का। तो लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके हम लोग को क्या निकालना है, उसका HCF निकालना है। ठीक है, अब चलो और एक एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अभी जो बताऊंगा क्वेश्चंस उसको ध्यान से समझना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद से करना है आप लोग को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 का सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पे उदाहरण 1 है, इसका देखो यहाँ पे उदाहरण 1 में क्या है, यहाँ पे है 4052 है और यहाँ पे कितना है 12576 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमने क्या पढ़ा था, A बराबर, यदि कोई A और B क्या धनात्मक पूर्णांक है तो वहाँ पे B और Q विद्यमान होते हैं। और वो कैसे विद्यमान रहते हैं, तो यहाँ पे Q प्लस R होते हैं, मतलब ये भागफल और क्या होता है, शेषफल ही विद्यमान रहता है। ये बोलता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जहाँ पे बोलता है कि R को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बोलता है। ठीक है, तो हम लोग देखो अब क्वेश्चन आता है कि A किसको लेंगे, B किसको लेंगे। तो मैंने बताया था कि A जो होता है सबसे बड़ा होता है, B जो होता है वो छोटा वाला होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसके हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट, ठीक है, क्या करेंगे, इसको इससे इसको भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा 4 0 5 2 आया और कितना है 12 5 7 6 है। अब ध्यान से देखो, अब इतना बड़ा भाग को कैसे हम लोग भाग देते हैं उसको भी ध्यान से यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 अंक है, तो यहाँ पे पहले 4 अंक लेते हैं। तो यहाँ पे 4 अंक में ध्यान से देखो कि ये तो 4000 कितना है, 4052 है, लेकिन ये कितना है 1200 है, मतलब 1000 ही है। इसका मतलब 4 अंक लेने पे क्या पड़ जा रहा है, छोटा पड़ जा रहा है। तो हम लोग कितना लेंगे, 5 अंक लेंगे। अब इसका पहाड़ा बोलो 5 अंक में। ठीक है, तो 5 अंक में पहाड़ा बोलो तो कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना सोचने के लिए कि इतना बड़ा इसका हम लोग कैसे पहाड़ा बोलेंगे। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा वो, तो ध्यान से कैसे करते हैं, ध्यान सुनो। यहाँ पे हम लोग 4 यहाँ 5 अंक लिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका पहला अंक को देखो, तो पहला अंक देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, छोटा बन गया। तो छोटा बन गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं 2 अंक लेके देखते हैं। अब 4 का पहाड़ा 12 में बोल के देखो, तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 बार जाएगा। तो देखो ये हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन आप देखो 4 0 5 2 का 3 बार गुना करके देखो क्या इससे छोटा आ रहा है, क्या ये जो है ये इससे छोटा आ रहा है या फिर बड़ा आ रहा है। छोटा आ रहा है तभी हम लोग लेंगे, बड़ा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको 2 से इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 3 से गुना करके देखते हैं कितना छोटा आ रहा है या फिर ये आ रहा है। तो 3 से यहाँ पे गुना करते हैं तो 3, तो 5 3 दूना कितना होता है आपका 6 होता है। 5 तिया कितना होता है 15, 15 के 5 हो जाएगा। और 0 तिया 0 और 1 हाथ में है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। और 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12। तो आपका इतना कुछ बाकी बचा है। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, 6 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। 7 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। 5 में 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 और इधर 0 और 0 आ जाएगा। इसका मतलब शेषफल कितना है यहाँ पे 420 आया। ठीक है, 420 आया। अब हम लोग यहाँ पे भाग दे दिया। अब हम लोग को क्या मिल गया, अब हम लोग को क्या मिल गया, Q यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे R मिल गया। तो अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो Q की जगह में कितना आया, यहाँ पे Q की जगह में कितना आया 3 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस R की जगह में कितना आया तो 420 आया, तो यहाँ पे 400 क्या करेंगे 20 करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा, करने के बाद देखा यहाँ पे कि इसका R को देखा तो ये तो 0 नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आगे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना पड़ेगा जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए तब। ठीक है, तब तक करना पड़ेगा। तो 0 नहीं आया तो हम लोग फिर से आगे प्रोसेस करेंगे। तो आगे करने के लिए अब कौन सा A बन गया हम लोग का, A अब बन गया ये वाला। तो A यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। और ये 420 है, वो 420 कहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इससे फिर से भाग देंगे। ठीक है, मतलब 420 को किससे भाग देंगे, किसको भाग देंगे, तो 4052 को भाग देंगे। ठीक है, अब 420 तो पहाड़ा ऑब्वियसली किसी का याद नहीं होता है, तो कैसे करते हैं फिर हम लोग 3 डिजिट अंक को देखो। तो 3 अंक को देखो यहाँ पे ये बड़ा हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे 420 है, 405 है, छोटा हो रहा है। इसका मतलब हम लोग को 4 संख्या लेना पड़ेगा, है ना। 4 संख्या लेना पड़ेगा
लेकिन यहाँ पे देखो 4 और 4, ठीक है। तो 4 4 तो एक बार तो नहीं जाएगा ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लेके देखते हैं, इसको लेके देखो, फिर देखो 2 अंक को करो, 4 को 2 अंक से करो तो कितना बार, 10 बार जाएगा। लेकिन 10 बार करेंगे तो कितना होता है, ये 4200 हो जाएगा ना, 4200। तो इसको 9 बार लेके देखो, इसको 9 बार गुना करके देखो तो कितना आता है, ठीक है। तो 9 0 कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर 9 दूना कितना होता है 18 के 8, एक हाथ में, 9 चौके 36 और एक कितना होता है 37। तो इतना कुछ आएगा शायद, ठीक है। आप लोगों को गुना कर करके देखना है, यदि आपको ऐसे नहीं आता है ना तो गुना करके देखना है। एक बार ध्यान से देखना है कि कितना बार जा सकता है, 9 बार जा सकता है, ठीक है। तो 9 बार में गुना करके देखना है, फिर इससे छोटा आया, ठीक है, तब ठीक है, नहीं तो बड़ा आया, 8 से भी करोगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, ठीक है। जो कि इसका शेषफल निकालने पे इससे भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको करते हैं, यहाँ पे माइनस करके देखो तो यहाँ पे 2 0 2 हो जाएगा। फिर 8 में 5 में 8 करेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ से हासिल जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो 15 हो गया, 15 में 8 कितना 7 होता है। फिर यहाँ पे हासिल आके यहाँ पे चला गया तो ये 9 बच गया, 9 में 7 कितना होता है 2, यहाँ से चला गया था, मतलब यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, और 3 में 3 0। तो आपका इतना आया, ठीक है। आपका यहाँ पे मिल गया Q मिल गया और R मिल गया। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका Q कितना आया है 9 आया, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, प्लस R कितना है तो 200 आपका 72 आया, तो यहाँ पे 272 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ भी 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। अब 420 कहाँ पे आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 200 कितना आ जाएगा 72 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 272 को 420 को 272 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। वैसे भाग दे के देखते जाना है। तो 420 आपका हो गया, इसको किससे करेंगे 272 से करेंगे, ठीक है। 272 से करेंगे, कितना बार जाएगा, 272 को ही 2 से गुना करते हैं तो 420 से ज़्यादा आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा आपका 72, इसमें माइनस करो तो 2 में नहीं जाएगा, तो इसके पास हासिल मांगने गया तो ये दे दिया इसको, तो ये हो गया 10, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये एक इसके पास से चला गया था, तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, अब 7 से माइनस करेंगे तो नहीं जाएगा, तो इसके पास अब जा रहा है, ये गया, तो यहाँ पे अब 1 दिया इसको तो 11 हो गया। अब 11 में 7 घटाएंगे तो कितना होता है आपका 4। अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 100 यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। R बराबर, लेकिन ये कितना है 1, तो इसको गुना करेंगे, भागफल 1 हो गया, लेकिन शेषफल कितना बचा हुआ है आपका 148 बचा हुआ है, 148। अब ये चीज़ को भी लिखोगे ना, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे मतलब आएगा। R जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ के लिए देखो R कितना है, यहाँ पे 148 है, तो 148 जो है 148 है वो तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। और किससे छोटा होना चाहिए, तो 272 से, 20 से छोटा होना चाहिए, मतलब 272 से। 272 से छोटा है या नहीं है, है ना, 272 से क्या है, छोटा है। तो ये भी सही होते जा रहा है। अब क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे 0 नहीं आया, तो फिर से हम लोग यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 200 कितना आ गया 72 यहाँ पे आ गया, 148 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर से क्या करेंगे, 148 को किससे भाग देंगे, इससे 272 से। अब 148 को 2 से ही गुना करने पे कितना आ जाता है आपका 296 आता है, ठीक है। 148 गुना 296 आता है, जो कि इससे बड़ा है, तो एक ही बार जाएगा। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, 148 से क्या 148, फिर माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 2 तो माइनस नहीं होगा, तो इसके पास हासिल जाएगा, तो यहाँ पे 12 में 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसके पास बचा है 6 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे ये कितना आया 1 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। शेषफल कितना बचा है आपका, तो 124 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 124 आ जाएगा, ठीक है, 124 हो गया। फिर यहाँ पे 0 नहीं हुआ, फिर नहीं 0 हुआ, तो अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम लोग, 0 नहीं हुआ तो अब हम लोग का 148 से यहाँ पे आ जाएगा, बराबर 124 है, इसके जगह में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 148 को कितना से भाग देते हैं, तो 124 से। तो यहाँ पे भी देखोगे तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 100 कितना है 24 है, ठीक है। अब इसमें माइनस करो तो 8 में 4 4 हो गया, 4 में 2 2 हो गया, तो कितना बचा आपका 24 बचा। तो यहाँ पे कितना ये भागफल है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। शेषफल कितना बचा हुआ आपका 24, तो यहाँ पे आपका आ गया 24 बचा हुआ, ठीक है। कितना बचा हुआ आपका 24 बचा हुआ। फिर यहाँ पे 0 नहीं हुआ, तो आगे फिर प्रोसेस करेंगे। तो अब यहाँ पे 124 यहाँ पे आ जाएगा आपका, बराबर 24 कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। अब गुना करके देखो, इसको गुना नहीं, इसको भाग करके देखो। तो 24 को कितना से देंगे आप, 24 को क्या करेंगे 124 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इसको करके देखो कितना बार जाएगा, बताओ मुझे कितना बार जाएगा, ठीक है 5 बार जाएगा, ठीक है। करके देखना आप लोग, 5 बार इसका क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो 4 बचे कितना होते हैं 20, 2 हाथ में
4 दूना 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 120 होते हैं। 124 गुना 5, तो यहाँ पे आ गया 4 घटा और यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे 4 ही शेषफल बचा। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका भागफल कितना है, तो 5 आया, तो 5 यहाँ पे आया प्लस शेषफल कितना बचा हुआ, 4 बचा हुआ, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा 4। अब भी ये 0 नहीं हुआ, नहीं 0 हुआ तो फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को लगाएंगे। तो अब यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा और 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसको करके देखो, तो यहाँ पे 24 को हम लोग 4 से भाग देते हैं तो कितना होता है, 4 छक 24 होता है ना। अब देखो ध्यान से, अब आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे इसका भागफल आया 6, लेकिन शेषफल यहाँ पे आ गया आपका 0, ठीक है। तो शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 0। अब जहाँ पे भी शेषफल इसका 0 आया, मतलब r बराबर जहाँ पे भी 0 आया वहाँ पे कर देंगे हम लोग उसको स्टॉप, मतलब आगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब इसमें HCF कौन होता है, तो जो भी b के जगह में होता है, b के जगह में जो भी चीज़ होता है, मतलब यहाँ पे कितना है 4 है, तो वही होता है HCF किसका, इसका और इसका, दोनों का क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि HCF बराबर कितना आया, वो दोनों का कितना है, तो हम लोग का HCF कितना है 4 आया। HCF कितना है, तो 4 HCF आया, ठीक है। तो ऐसे करके बनते हैं यूक्लिड डिवीजन परिमिका का प्रयोग करके, ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। चलो अब देखते हैं उसका उदाहरण, एग्जाम्पल में भी सॉरी एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन है, तो ऐसे ही करके बनाना है, ठीक है। तो वो बन जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में और कुछ अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। चलो उदाहरण हम 2 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण 2 का क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया है। यहाँ पे बोलता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होते हैं तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ पे q क्या है, एक पूर्णांक है। जहाँ पे q क्या एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे q कुछ भी हो सकता है, ठीक है। q क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक होता है ना, अब यहाँ पे धनात्मक सम पूर्णांक बोला है, तो पहले समझो सम पूर्णांक क्या होते हैं। सम संख्या क्या होते हैं, जो कि 2 से क्या करते हैं, पूरा पूरी भाग चला जाते हैं ना, 2 से क्या करते हैं, पूरा पूरी भाग चला जाता है, उसको सम बोलते हैं। मतलब सम संख्या में आ जाएगा 2 4 6 8, ये सब 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग आ जाएगा। और विषम संख्या क्या होते हैं, जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जाते हैं, इसका मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, विषम क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, पूर्णांक है, और ये क्या है, इसका प्लस में है, मतलब धनात्मक है, और ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को आप समझो, यहाँ पे इसको क्या बोलता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, जो भी ये धनात्मक सम पूर्णांक है, वो 2q के रूप में होता है, ये चीज़ बोल रहा है। 2q के रूप में उसको लिख सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको। दूसरा क्वेश्चन बोलता है दूसरा लाइन में कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब 3 2 5 इस टाइप का 2q + 1 के रूप में होता है, ठीक है। जहाँ पे q क्या है, एक पूर्णांक है, ये चीज़ को बोलता है। तो अब इसको हम लोग करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हल, अब हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसको हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हल स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन करने के लिए यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है, a बराबर क्या होता है, b × q प्लस क्या होता है, r होता है, ये बोलता है यूक्लिड विभाजन, ठीक है, ये बोलता है। तो हम लोग उसको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो 2q + 1 है, तो यहाँ पे a नहीं है, तो हम लोग एक कुछ मानते हैं, एक चीज़, तो मान लेते हैं कि a क्या है, एक पूर्णांक है। हम लोग क्या मान लिए, a एक पूर्णांक मान लिए। अब a एक पूर्णांक मान लिए, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो a बराबर यहाँ पे देखो इस चीज़ को लिख सकते हैं, 2q + 1 को लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या बताता है कि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ बोलता है जहाँ पे r जो होगा वो 0 से क्या होगा, या तो इक्वल होगा, ठीक है, बराबर होगा, या फिर b से क्या होगा, छोटा होगा, ये चीज़ बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये चीज़ को हम लोग क्या दिया हुआ था, हम लोग का 2q + 1 के रूप में दिया हुआ था, और यहाँ पे 2q है, लेकिन हम लोग इसको लेंगे पहले, तो इसके रूप में लिया हुआ है। तो हम लोग क्या इसको एक धनात्मक पूर्णांक मान के a बराबर 2q + 1 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्यों। अब देखो यहाँ पे ये इसी के जैसे आया नहीं आया,
इसी के जैसे आया ना, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे इसका आर देखो, अब इसका आर देखो, अब इसका आर के जगह में कितना है 1 है, ठीक है, आर की जगह में कितना है 1 है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है नहीं है ना, लेकिन किससे छोटा है, तो यहाँ पे 2 से छोटा है, 2 से क्या है छोटा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ को देखो, इस चीज़ को ध्यान दो, यहाँ पे जो आर बोला है, जो 1 है बोला है, आर है, जो भी आर है इसको मान लेते हैं आर मान लेते हैं, ठीक है, इसको आर मान लेते हैं, यहाँ पे 1 नहीं लेते हैं, तो आर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे आर देखो 0 के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या बोलता है कि आर जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो b है, यहाँ पे जो b है, ये b है, b की जगह में कितना दिया 2 दिया हुआ है, और ये कंडीशंस क्या बोलता है कि r जो होगा वो 0 से या तो बराबर होगा या उसके इक्वल होगा या तो b से छोटा होगा, तो हम लोग का b बराबर यहाँ पे 2 लिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, b लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे b लिखा हूँ। अब एक चीज़ ध्यान दो, तो हम लोग का r का क्या क्या मान हो सकता है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r बराबर 1 तो 0 हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ यहीं पे बोल रहा है ना कि r ये बराबर को दिखाता है, तो या तो r 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, तो एक तो 0 के बराबर हो जाएगा, और एक क्या आ जाएगा 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा जो कि 0 से बड़ा है और 2 से कितना है, कम है, तो हम लोग के यहाँ पे r बराबर 2 चीज़ आ रहा है, कौन कौन सा मान आ रहा है, r बराबर 0 आ रहा है और r बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। अब पहला स्टेप में क्या करेंगे, ये हम लोग का हो गया ये फॉर्मूला। अब पहला फर्स्ट स्टेप या फिर क्या लिखें इसको, पहला हल, चलो इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि एक r का वैल्यू को पहले ये लिख के देखते हैं, r बराबर 0 लिख के देखते हैं तब, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यदि, ठीक है, यदि r बराबर 0 को लेते हैं तो r बराबर मैं लिखता हूँ 0 को, ठीक है। अब r बराबर हम लोग क्या किए, पहले 0 को लेके देख लिए, अब 0 को लेके ना इसमें पुट करो, तो इसमें क्या है इसका a बराबर, r बराबर कितना लिए हैं 0, तो यहाँ पे क्या है r, यहाँ पे r लिए है ना, तो इसको r कर दो, ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे r बराबर कितना आ गया 0 आ गया, तो r बराबर 0 आ गया तो हम लोग 2, ठीक है, q कितना है, तो q को q रखो प्लस r कितना लिया यहाँ पे 0, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 2q आ गया ना, और 2q यहाँ पे क्या है, एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ये एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब ये पूर्णांक संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है ये हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, तो ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को q को वैल्यू को रखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि q क्या है, कोई एक पूर्णांक है, कोई एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कुछ भी हो सकता है, कि 0 भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ये मान को क्या करो रखो। हम लोग क्या करते हैं q का मान को 1 2 3 रख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, माने कि, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ q का मान कितना लेते हैं हम लोग, 1 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं और 3 रख के देखते हैं, अलग अलग रख के देखते हैं, और a का क्या मान आ रहा है वहाँ पे देखते हैं। तो a बराबर हम लोग सबसे पहले 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 2 गुनी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 1 2 होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि a का मान को कितना लेके, q का मान को 2 लेके देखते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर a का मान को क्या लिख के देखते हैं, 3 लिख के देखते हैं, q का मान को 3 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 1 यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। अब जो भी a का मान आया उसको ध्यान से देखो, a का मान क्या है उसको ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 आया है, 4 आया है, 6 आया है, और ये कौन सा संख्या है, ये कौन सा संख्या है, तो ये एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी ये, ठीक है, तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक हम लोग 2q के रूप में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो a बराबर कितना है, 2q है, तो ये 2q जो है, जो भी हम लोग q का वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या आ रहा है हम लोग का, ये धनात्मक पूर्णांक दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है, धनात्मक पूर्णांक दे रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक क्या बोलते हैं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को, धनात्मक सम पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं, 2q के रूप में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है, बोल सकते हैं ना, 2q के रूप। अब देखो हमने यहाँ पे r का वैल्यू एक बार लेके इसको देख लिया, अब क्या करेंगे, इसको लेके देखेंगे, r बराबर ये लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि r बराबर को 1 लेते हैं तब क्या होता है। तो r बराबर यहाँ पे 1 ले लिए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पुट करो,
तो ए बराबर 2q तो आ जाएगा प्लस यहाँ पे कितना है r है, तो r का मान को कितना लेंगे हम लोग 1 लेंगे। तो ये क्या आ गया 2q प्लस 1 आ गया ना, इसके फॉर्म में आ गया 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया है ना, उसके फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं इस q का वैल्यू को रख के देखते हैं। तो q का वैल्यू को 1 2 3 अलग अलग जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन हम लोग 3 रख के देख रहे हैं। अब जो भी q का वैल्यू है इसमें हम लोग रख के देखते हैं। तो a बराबर यहाँ पे 2 गुनी q का मान को पहले 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे कितना है 1 है, तो 2 एका 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 एका 2 हो गया और प्लस 1 है 3 हो गया। फिर क्या करते हैं दूसरी बार में a का मान को q का मान को 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे q का मान को 2 रखें, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, तो 2 दूना कितना हो गया 4 और 1 को जोड़े तो कितना आ गया 5 आ गया। फिर से क्या करते हैं q का मान को कितना रखते हैं 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 2 गुनी कितना आ गया 3 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 2 3 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। अब ये संख्या को ध्यान से देखो, ये संख्या को ध्यान से देखो क्या है 3 है 5 है 7 है ऐसे करके आ रहा है 3 5 7, और ये की संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे यही चीज़ रूप तो है, यही रूप है जो कि हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है, क्या आ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को किसके रूप में लिख सकते हैं, तो 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। टू क्यू 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। आगे और क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक ख़त्म करते हैं और आगे नेक्स्ट का लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, तो यहीं तक इसको क्या करते हैं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि इस वीडियो के बारे में ऐसे लेक्चर समझ में, यदि आपको समझ में आ रहा है तब ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको समझ में आ रहा है तब आपको क्या करो शेयर करो उसको, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी क्या कर पाएँ पढ़ पाएँ, ठीक है। तो चलो यहाँ तक ख़त्म करते हैं क्लास को।